में हम ज्योग्राफी के फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है फाइटोसौर फॉसिल। राजस्थान में जो जैसलमेर जगह है वहाँ पर इसके रिमेन्स मिले हैं एंड दीज डेट बैक टू लेट ट्रियासिक जुरासिक पीरियड। ओके, ये नहीं करना है। व्हाट आर दीज फाइटोसौर फॉसिल्स? दीज आर एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो चुके बिल्कुल, लार्ज सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो कि हम जो देखते हैं ना आज के टाइम पे जो क्रोकोडाइल्स जैसे दिखते हैं वैसे उससे उनसे रिजेंबल करते हैं ये। एंड दे बिलोंग टू द ऑर्डर फाइटोसॉरिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट में ये लिखा है कि ये लेट ट्रियासिक एंड पॉसिबली अर्ली जुरासिक पीरियड में थे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। फाउंड इन जैसलमेर। इससे पहले कहाँ मिले थे? अकाल एंड थैयत, ये राजस्थान में गाँव के नाम हैं। ठीक है। फीचर्स, फॉसिल स्पेसिमेन, ये याद नहीं रखना है पर मैं बता रही हूँ 6 से 7 फीट लंबे हैं ये। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो एक बार पढ़ना है। लॉन्ग स्नाउटेड जो कि फिश ईटिंग होते थे, मछलियाँ खाने वाले। शॉर्ट स्नाउटेड जो कि टेरेस्ट्रियल प्रे होते थे। हाई स्नाउटेड जो कि जनरलिस्ट फीडर्स होते थे। अब ये जनरलिस्ट फीडर्स कौन से होते हैं? जो बहुत तरीके के वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स को खाते थे। ठीक है। एंड वो किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते थे। डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, मोरक्को, थाईलैंड और मेडागास्कर में भी इनके फॉसिल्स मिले हैं पहले। सिग्निफिकेंस, it is not important. Enhances Jaisalmer's reputation as a paleontological hotspot, and it provides insights into prehistoric biodiversity. पहले क्या क्या होता था, कैसे कैसे होते थे। ठीक है, it is not important. नेक्स्ट टॉपिक है लैंड सब्सिडेंस। हमने देखा है कि कुछ टाइम पहले हुआ था ना, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंडस्लाइड हो गया था, तो कैसे वहाँ बाढ़ आ गई थी। ओके, ये देखो, ये तो डायग्राम है इसका। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है? इट इज़ द ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके सेटलिंग या फिर सडन सिंकिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस का धीरे धीरे करके सेटल होना, कैसे, या सडनली सिंक होना उसका, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड मटीरियल्स। एंड ये नेचुरली भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हो सकते हैं। इससे ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं? पार्ट्स ऑफ यूएसए, ठीक है, चाइना, इंडोनेशिया एंड ईरान। इंडिया में उत्तराखंड में जोशीमठ है, चमोली है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर तो ग्राउंड वाटर की वजह से हुआ था। ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट पढ़ लेना बस। लैंड सब्सिडेंस होती कैसे है? सबसे पहला रीज़न है टेक्टोनिक सेटिंग। देखो, जैसे हिमालयाज है, वहाँ पर एक्टिव प्लेट कन्वर्जेंस होती रहती है। मतलब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट को पुश करती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ बहुत हैं, जिसकी वजह से विच क्रिएट्स फ्रैक्चर्ड एंड अनस्टेबल बेड रॉक। ठीक है, एंड वो बहुत वीक जोन्स हो जाती हैं ग्राउंड्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें लैंडस्लाइड वगैरह होना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर प्लेट कन्वर्ज हो रही है। ओके, वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है वो एरिया वीक हो जाता है। ओके। लिथोलॉजी, सॉइल एंड रॉक टाइप, फाइन ग्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल्स, लॉइस डिपॉजिट्स और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, कॉम्पैक्ट व्हेन वाटर इज रिमूव्ड। देखो, यहाँ पर मतलब सूख जाता है जब वहाँ से पानी हट जाता है। तो अब ये जो लॉइस डिपॉजिट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये हैं वो डिपॉजिट्स। लॉइस डिपॉजिट्स मैंने लिखा हुआ है कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं। ये है एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट साइज्ड पार्टिकल्स, मतलब विंड से जो छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल, सिल्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, उनका एक जगह इकट्ठे हो जाना। एंड इसमें फोर्स कौन सी होती है? विंड। ठीक है, हवा की वजह से। एंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिस वाई बी इन कलर,
दिस इज येलो ब्राउन इन कलर होते हैं ये, एंड दीज वर फॉर्म ड्यूरिंग आइस एजेस, इतना पहले के बने हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजी, वाटर मूवमेंट, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लोअर्स द वाटर टेबल। वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, ये है वो है, उसके लिए ग्राउंड वाटर की ज़रूरत होती है, तो लेकिन वहाँ से ओवर एक्सट्रैक्शन जब उस ग्राउंड वाटर की होती है तो इट लोअर्स द वाटर टेबल, ठीक है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, हेवी रेनफॉल, फ्लड्स, ग्लेशियल मेल्ट वाटर इनफिल्ट्रेट स्लोप्स, एडिंग वेट एंड रिड्यूसिंग शेयर स्ट्रेंथ। सी ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का होना, फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से, ग्लेशियल मेल्ट वाटर का आना, स्लोप से उनका गिरना, वो सब चीज़ों की वजह से भी ये होता है। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट, सी जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे माइनिंग, टनलिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करना, तो वो क्या है, इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल लोड बैलेंस, ठीक है। वहाँ का जो नेचर है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। इम्प्लीकेशंस, सी ह्यूमैनिटेरियन क्या है, लॉस ऑफ होम्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़ वगैरह, ट्रॉमा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें ख़राब हो गई, बिल्डिंग्स टूट गई, गिर गई, ठीक है। इकोनॉमिक, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट्स, लॉस ऑफ टूरिज़्म, ये सब हुआ। ये जो टॉपिक है ना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लैंड सब्सिडेंस, बट हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि ये लैंड सब्सिडेंस क्या होता है एंड अफेक्टेड रीजन्स कौन कौन से हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज मिनी क्लाउड बर्स्ट्स। आजकल जो मेजर क्लाउड बर्स्ट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मिनी क्लाउड बर्स्ट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, ओके। मिनी क्लाउड बर्स्ट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ सडन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट, ठीक है। हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा एकदम से बारिश का हो जाना, एंड दिस ऑल हैपन्स सडनली, more than or equal to 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन एन आवर ओवर अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में इतनी रेनफॉल सडनली हो जाना, ठीक है। IMD जो है उसने जो बताया हुआ है क्राइटेरिया ऑफिशियल उसमें कि क्लाउड बर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो इससे तो ये मिनी क्लाउड बर्स्ट वाला लेस सीवियर है, ओके। रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी होती है इसमें, मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर आवर, ओके। ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उतने में ही इतनी बारिश हो जाती है कि बस पूछो मत, ठीक है। ये जो फीचर्स हैं दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। रीजन्स अफेक्टेड, हिमालयन स्टेट्स तो होंगी ही, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अर्बन हॉटस्पॉट्स भी हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, NCR, दिल्ली में भी बाढ़ आने का हुआ था। रीजन्स विद ओरोग्राफिक इन्फ्लुएंस, जहाँ पर पहाड़ों की वजह से रेनफॉल ज़्यादा होती है, वो रीजन्स भी। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स या सड़कें वो सब ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स वगैरह होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी हमें ये याद रखना है मिनी क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है इसका, एंड रीजन्स अफेक्टेड, बस। नेक्स्ट इज इंडिया डिस्कवर्स नेचुरल गैस नियर अंडमान आइलैंड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इंडिया की, उसने ये किया है, नेचुरल गैस की डिस्कवरी की है अंडमान आइलैंड में के पास में, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हाइड्रोकार्बन मिला हो इंडिया के अंदर, नॉट सॉरी इंडिया के अंदर नहीं, इसके आसपास जो अंडमान है, ठीक है। सी दिस। नेक्स्ट इसके बाद ये होता क्या है, देखो, एक तो नेचुरल गैस रिजर्व्स मिले हैं विजयपुरम 2 एक्सप्लोरेटरी वेल में, एंड दिस वाज अंडर ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, OALP, ठीक है। ये क्या है, इंडिया की पॉलिसी है
फॉर लाइसेंसिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स। कंपनीज़ को ये लाइसेंस देते हैं, उसके बाद कंपनीज़ अपना देखती है कि हमें कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो इट इज़ अ लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया। किस लिए, किस चीज़ के लिए ये लाइसेंस देते हैं? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ठीक है, और जो गैस के सैंपल्स मिले हैं उनमें ये पता चला है कि 87% जो है मीथेन है उसमें। ठीक है, लोकेटेड इन, नहीं बस इतना बस पता होना चाहिए कि कहाँ है ये, अंडमान में है। ठीक है, की फीचर्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स। जोग्राफी देखो, इट इज़ एन आर्किपेलागो ऑफ 300+ आइलैंड्स, जो कि एक पूरा बना के छोटे छोटे, मतलब आर्किपेलागो मतलब छोटे छोटे से ऐसे आइलैंड्स हैं जो मिला करके पूरा एक अंडमान आइलैंड बनाते हैं। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन में है। इसके अंदर जो यहाँ पर हम जब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो मेजर आइलैंड्स कौन से हैं? नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान। जिन तीनों को मिलाकर, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ को मिलाकर ग्रेट अंडमान बोलते हैं। और उस ग्रेट अंडमान के अंदर प्लस कर देंगे, ऐड कर देते हैं हम लिटिल अंडमान को। ओके, एंड उसके बाद उसके नीचे तो निकोबार है। ओके, यू कैन सी दिस, यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है, ये रहा। यहाँ पे ये कितना साफ दिख रहा है पता नहीं, बट ये है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान। इन तीनों को मिला के ग्रेट अंडमान बनता है। उस तीनों को, इन तीनों को मिलाने के बाद, ठीक है, लिटिल अंडमान आता है, जो कि ये रहा। तो ये पूरा बन गया। एंड यहाँ निकोबार में कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अंडमान, ये तो सारा अंडमान है, ठीक है, देखो ये पूरा अंडमान है, यहाँ पर निकोबार है। इन दोनों को कौन सा चैनल है जो डिवाइड करता है? दैट इज 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट इज की टोपोग्राफी। यहाँ पे डोम शेप्ड हिल रेंजेस हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक है। और हाईली डाइसेक्टेड टेरेन है, मतलब उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ सा है। एंड यहाँ पर सैडल पीक है विच इज़ द हाईएस्ट हियर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सैडल पीक। इकोलॉजी, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत हैं, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे जो इंडिजीनस ट्राइब्स हैं वो हैं सेंटिनलीज, जरावा, ओंगे एंड ग्रेट अंडमानीज। ये 4 इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में जंक्शन पे है। जियोलॉजिकल सेटिंग, आइलैंड्स फॉर्म्ड ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। कब बने? पैलियोजीन एंड न्यूजीन एज में। ये इतनी पुराने हैं ये। डिज़ास्टर प्रोन, ये जो एरिया है ना, दैट इज सीस्मिकली एक्टिव जोन वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर डिज़ास्टर्स, दिस एरिया, दिस रीजन इज डिज़ास्टर प्रोन। रीसेंट डिस्कवरी हुई है, मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार हाइड्रोकार्बन मिला है अंडमान बेसिन में। बस इतना है इसमें। बेरन आइलैंड वॉल्केनो, ये जो बेरन आइलैंड है, इट इज़ एन अंडमान सी एंड इट इज़ द इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज बेरन आइलैंड विच इज़ इन अंडमान सी। What is Barren Island volcano? It is India's only active volcano और साउथ एशिया की ओनली confirmed active volcanic site। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये क्या है, ओनली एक्टिव volcano। और यहाँ पर लोग नहीं रहते, अनइनहैबिटेड आइलैंड है ये है अंडमान सी में, और इट इज़ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सब चीज़ें नहीं याद करनी। और ये क्या है बेरन आइलैंड वोल्केनो, मैंने बता दिया कि ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ओरिजिन क्या है इसका? इट बिलोंग्स टू वोल्केनिक बेल्ट फॉर्म्ड एट कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ इंडियन एंड बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स। बर्मीज मतलब म्यांमार वाली, तो इंडियन और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्ज होने से यहाँ पर ये बना। फीचर्स, कितना बड़ा है ये? अराउंड 3 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। एंड इसके अंदर 2 किलोमीटर का बड़ा वाइड कैल्डेरा भी है।
कैसा दिखता है कैल्डेरा? दिस, ठीक है, ऐसा दिखता है ये, दिस वन। और पहली बार यहाँ पे इरप्शन कब हुई थी? 1787 में। उसके बाद ये होती रही कई बार, 1991, 2005-7 में, 17, 22, 25 में। यहाँ पे जो है वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स में काफ़ी कम है, नीचे है ये। यहाँ पे जो लावा है ना, दैट इज़ माइल्ड ओनली, लावा फ्लोज जो है वो माइल्ड है, एंड ऐश क्लाउड्स भी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, ओनली एक्टिव सब एरियल वोल्केनो है ये सुमात्रा और म्यांमार के बीच में। एक्टिव सब एरियल वोल्केनो क्या होती है? जो इरप्ट करती हैं जहाँ जिनकी इरप्शन होती है लैंड में या ओपन एयर में, ठीक है, नॉट अंडर द वाटर या नॉट अंडर द लाइक अर्थ, बट ये कहाँ होती है? लैंड के ऊपर या एयर में, ओपन एयर में, ठीक है। एंड बस इसका इतना ही है, बाकी इसके अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। होता तो मैं बता देती, और आगे भी मैं बता दूंगी अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो। नीलगिरी टी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नीलगिरी टी के साथ जो ये उगाते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है वो काफ़ी कम जा रहा है, और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्शंस जो है वो कम हो रहे हैं, वो बहुत वीक हैं, एंड बहुत परेशानी हो रही है ये इन लोगों को। नीलगिरी टी जो है, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ कैमेलिया सिनेसिस वर्सिनेसिस, ठीक है। कैमेलिया सिनेसिस की ये वैरायटी है जो कि तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उगाई जाती है। और ये इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्रिस्क, फ्रेग्रेंट एंड ऑल, ये सब नहीं करना, अदरवाइज मैं मार्क कर देती। रीजन क्या है? तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और केरला भी। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको 2008 में जीआई टैग मिल गया है, इट इज़ अ जीआई प्रोडक्ट, ठीक है, ये याद रखना है। प्रोड्यूसर्स बोथ ऑर्थोडॉक्स रोल्ड टीज एंड सीटीसी क्रश टीयर कर्ल टीज। उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल्टीट्यूड नीडेड क्या है इसको उगाने के लिए? 1000 से 2500 मीटर्स इन वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पर उगाए जाते हैं। क्लाइमेट दोनों साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सॉइल कैसा होता है इधर? लेट्रेटिक लोमी सॉइल, ठीक है। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? लो प्राइसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। मार्केट डिपेंडेंस जो है, पहले रशिया पर बहुत ज़्यादा था डिपेंडेंस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमने और कहीं से पे फोकस ही नहीं किया, ओके। ऑक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है, मैनिपुलेशन, एडवांस में डील्स का हो जाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्वालिटी कंसर्न्स, एडल्ट्रेशन वगैरह बहुत है, ठीक है। हाई कॉस्ट जो है, लेबर, राइजिंग लेबर एंड इनपुट कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं, और लेबर का जो वेजेस है वो ज़्यादा है, तो वो स्मॉल ग्रोअर्स पे बर्डन है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इधर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बस एक बारी इसको सिर्फ रीड कर लेना है, रीड ओनली, ओके। एल्यूमिनियम, हम अब इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ एल्यूमिनियम? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम्स, किचन आइटम्स, डोर्स, रूफ्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, ठीक है। एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूपीवीसी प्लास्टिक विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से यूपीवीसी प्लास्टिक मिलता है, उस वो ज़्यादा अब एल्यूमिनियम की जगह यूज़ किया जा रहा है। इंडियाज़ स्टेटस नाउ, देखो इंडियाज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन इज़ 3 मिलियन टन्स पर एनम, लेकिन यूज़ कितना किया जा रहा है? ओनली 1.2 मिलियन टन्स को, ठीक है, कैपेसिटी को। जो इम्पोर्ट्स हैं 1.5 मिलियन टन्स तो इम्पोर्ट किए जाते हैं। कंजम्पशन में इंडियाज़ पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन इज़ अराउंड 4 kg, अमंग द लोएस्ट ग्लोबली। चाइना का 25 kg, यूएस का 18 kg, वर्ल्ड एवरेज 11 kg, वर्ल्ड के एवरेज से भी कम है इंडिया में इसकी कंजम्पशन, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है एल्यूमिनियम की? कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया, डोर्स वगैरह में, ठीक है, विंडोज़ वगैरह, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के लिए भी ये ज़रूरी है। देखो इंडिया में, क्योंकि मैंने बताया अराउंड 4
केजी का यूज़ होता है, वो कंजम्पशन होता है, ठीक है। इंडिया में कम है ये कंजम्पशन, तो इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब कंज्यूम ही कम किया जाएगा, कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, तो फिर उसको प्रोड्यूस भी कौन करेगा, क्यों करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि लॉस होगा फिर। रॉ मटेरियल्स इन इंडिया, इसकी बॉक्साइट रिजर्व्स हैं इंडिया के पास बहुत बढ़िया वाले, एंड द प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। बॉक्साइट्स जो हैं, बॉक्साइट रिजर्व्स हैं इंडिया के पास बहुत सारे, जो कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो ओडिशा है दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। ओडिशा में सबसे ज़्यादा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी। आप ये बोल सकते हो जैसे व्हेन वी ड्रॉ दिस ना, कि ऐसे करके दिस इज आर इंडिया, तो ये वाली जो ऑलमोस्ट बेल्ट है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए। बट सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर जो ओडिशा है। अलमाटी डैम, कर्नाटका कह रहा है कि जो अलमाटी डैम की हाइट है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ सके। अभी 173 है, उसके बाद 300 तक हो जानी चाहिए, तो उसकी हाइट बढ़ा दो ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ये है क्या चीज़, इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट फॉर्मिंग द मेन रिजर्वोयर ऑफ अपर कृष्णा इरीगेशन प्रोजेक्ट। ये शुरू कब किया गया था, 2005 में, ठीक है। ये कहाँ पर है, कर्नाटका के बीजापुर या विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रिवर कौन सी रिवर के ऊपर है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर जो कि वन ऑफ द साउथ इंडियाज मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। स्टेट्स कौन सी इन्वॉल्व हैं इसमें, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑल द राइपेरियन स्टेट्स ऑफ कृष्णा बेसिन, जहाँ जहाँ पर मतलब कृष्णा नदी बहती है, ठीक है। मेजर डैम्स, ये मैं काट देती हूँ, ये नहीं करना है। मेजर डैम्स ऑन कृष्णा रिवर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, मुश्किल नहीं है। अलमाटी डैम कहाँ है, कृष्णा रिवर पर, कर्नाटका में। नारायणपुर डैम का है, अगेन कर्नाटका में। श्रीसाइलम डैम का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नागार्जुन सागर डैम भी, नाम से ही पता चल जाएगा, नागार्जुन, ठीक है, साउथ इंडियन नाम लग रहा है, ज़्यादा वहीं पे ये नाम होता है। तो नागार्जुन और श्रीसाइलम कहाँ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जुराला प्रोजेक्ट, प्रियदर्शिनी डैम कहाँ है, तेलंगाना में। पुलिचिंतला प्रोजेक्ट और प्रकासम बैराज, ये कहाँ है दोनों, आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है। ये जो इशू है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने काट दिया है। ब्यास एंड सतलुज रिवर्स, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। आपने देखा होगा पंजाब में फ्लड्स भी आए थे, ठीक है। इट इज़ अबाउट ब्यास रिवर। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, विच इज़ इन साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लेंथ कितनी लंबी नदी है ये, 460 से 470 किलोमीटर, एंड ये पूरी की पूरी इंडिया के अंदर ही रहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती, ओके। कहाँ से फ्लो करती है ये, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में है। बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाती है, और पंजाब में जाके ये सतलुज से मिल जाती है, कहाँ पर, हरिके में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विपासा एंड हाइफिसिस। तो हमें जो ज़्यादा नाम याद रखना है दैट इज़ विपासा, क्योंकि हमारे काम का ये है, ठीक है, विपासा। इट डिवाइड्स इनटू चैनल्स इन लोअर रीचेस बिफोर रीयूनाइटिंग, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट याद रखना। सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ है, मानसरोवर, रकसताल लेक्स, ठीक है, जो कि है तिब्बत के वेस्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लांकिन जैगबो इन तिब्बत। ये नाम याद अगर आप रख सको तो रख लेना, ठीक है। और इसकी कितनी लंबी नदी है ये सतलुज, 1450 किलोमीटर की, जिसमें से 1050 किलोमीटर इंडिया में है और बाकी कहाँ जाता है, पाकिस्तान में।
इट फ्लोज नॉर्थ वेस्ट टू शिपकीला, जो कहाँ पर है, तिब्बत हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर, ठीक है। देन इट जॉइंस ब्यास एट हरीके, देन फ्लोज इनटू पाकिस्तान, और वहाँ पर जाकर इंडस नदी से मिल जाती है मिठानकोट में, ठीक है। भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी की दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो ब्यास जिसको ऊपर पढ़ा हमने, और दूसरी है रावी, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, ओके। हियर इज सतलुज, हियर इज ब्यास, रावी एंड ये चेनाब, झेलम, ये सारी मिल कहाँ रही है, इंडस में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। देखो, एक अग्रीमेंट हुआ है रशिया और चाइना के बीच में टू बिल्ड द पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन, ठीक है, रशिया और चाइना के बीच में। ये एक इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ साइबेरिया 1, ठीक है। ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये सारा है, ठीक है। पावर ऑफ साइबेरिया 1, पावर ऑफ साइबेरिया 2 यहाँ से ऐसे है। तो कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, रशिया, मंगोलिया एंड देन ये कहाँ जा रही है, चाइना में, ठीक है। तो 3 कंट्रीज है इसमें। एक तो अग्रीमेंट किस में हुआ है, रशिया और चाइना के बीच में, लेकिन इनके अलावा एक कंट्री और है, दैट इज़ मंगोलिया, जिसमें से पास होगी ये पाइपलाइन। ये प्रपोज्ड है अभी, ठीक है। नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि वेस्टर्न साइबेरिया मतलब रशिया को चाइना से कनेक्ट करेगा वाया मंगोलिया, ठीक है। ये देखो, इट रन्स थ्रू रशिया मंगोलिया एंड चाइना। इसका एम क्या है, टू रिप्लेस लॉस्ट यूरोपियन गैस रेवेन्यू आफ्टर EU सैंक्शंस एंड रशियाज कट ऑफ फॉलोइंग द यूक्रेन वॉर। बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया पर जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, है ना। तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था रशिया को बिकॉज ऑफ यूरोपियन गैस पाइपलाइन जो थी, ठीक है। तो उसको हटा के ये गैस पाइपलाइन लाना चाहते हैं, एंड इससे क्या होगा, रशिया और चाइना की एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ेगी, ये सब चीज़ें। फीचर्स में देखो, ये शुरू कहाँ से होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रशियाज यमल पेनिनसुला। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यमन पेनिनसुला कहाँ पर है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। पासिंग नियर बैकाल लेक से के पास से पास होगा थ्रू मंगोलिया एंड देन फाइनली ये चाइना में चला जाएगा, ओके। ये कंपैरिजन एंड ऑल कुछ नहीं करना, सब बेकार है इसमें, और तो मतलब कुछ बेकार इन द सेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग्स इन सेंसर्स, 2027 में सेंसस होगा इंडिया में, उसके अंदर जियो टैगिंग ऑफ ऑल बिल्डिंग्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। क्या है ये जियो टैगिंग? जियो टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। हर एक बिल्डिंग को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स असाइन किए जाएंगे एंड देन दे विल बी मैप्ड इन, उनकी मैपिंग होगी GIS के अंदर, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, डिजिटल आइडेंटिटी टू एवरी स्ट्रक्चर इन इंडिया। लॉन्च कब होगा ये, 2026 में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस में, विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस ऑफ 2027 के, ठीक है। 2026 में इसको शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सिंपल है, कितनी बिल्डिंग्स हैं इनका एक्यूरेटली उनको काउंट किया जाएगा तो वो इजी हो जाएगा। वर्कलोड मैनेजमेंट को और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज जो हैं मैनुअली जो स्केच मैप्स बनाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा पाएगा, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, देखो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ इट वर्क्स, बट एक बार पढ़ना है, पढ़ लो। देखो इन्यूमरेटर्स जो इसको काम को करेंगे उनको जो वो जाकर विजिट करेंगे ब्लॉक्स को, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को, ठीक है। वो अपने स्मार्टफोन्स को यूज़ करेंगे एंड सेंसस मोबाइल ऐप वहाँ पर यूज़ की जाएंगी। ईच बिल्डिंग विल बी डिजिटली मार्क्ड देन, उसके बाद, ठीक है। एंड देन उनको क्लासीफाई किया जाएगा कि रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, मिक्स्ड यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, लैंडमार्क क्या है, हर चीज़, ठीक है। डिजिटली उनको मार्क किया जाएगा।
देन उस डेटा को डेटा ऑन दीज हाउसेज एंड हाउस होल्ड्स विल बी रिकॉर्डेड उसके बाद, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं? डिजिटल लेआउट मैपिंग रिप्लेसेस हैंड ड्रॉन स्केचेस। हाथ से वही मैनुअल वालों को हटा के डिजिटल लेआउट मैपिंग आ जाएगा, बस ये है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये भी अगर ना करो तो भी चलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखो, इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने जो मार्क किया है बस वो एक बार रीड कर लेना है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एक्यूरेसी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पॉलिसी यूज़ हो जाएगा, एनेबल्स बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बस ये है। नेक्स्ट इज द अपतानीज ट्राइब। ये कहाँ की है? ये है ज़ीरो वैली, जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप इधर देख सकते हो कैसे इनके नाक वगैरह में किया गया, ठीक है, एंड फेस पे इनके टैटूज भी हैं। आपतानी जो है, जिनको आपतानी तान और आपा बोला जाता है, ये इंडिजीनस ट्राइबल ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और ये कहाँ पे प्राइमरीली कहाँ मिलती है? ज़ीरो वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। देन अपतानी फेशियल टैटूज़ की हिस्ट्री क्या है? देखो ये ना, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ट्राइबल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। देखो बहुत पहले क्या होता था कि वहाँ पे रेड्स वगैरह, एबडक्शंस वगैरह, किडनैपिंग वगैरह होती थी औरतों की बाय नेबरिंग ट्राइब्स वगैरह, वो बहुत कॉमन था। तो इधर औरतों ने ना ये सब करना शुरू कर दिया था ताकि वो लेस अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो उसके बाद इट इवॉल्व्ड इनटू अ मार्कर ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्राइड। ये उसके बाद इनकी आदत बन गई है कि अब ऐसे ही रहना है, ये एक आइडेंटिटी बन गई उनकी। रीजंस हमें सिर्फ पढ़ने हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अबडक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी का सिंबल बन गई है ये अब, कल्चरल ब्यूटी स्टैंडर्ड बन गया है उनके लिए। कस्टम एंड प्रोसेस, जब एक लड़की तकरीबन 10 साल की होती थी ना, तब ये कर दिया जाता था एल्डर वुमेन, बूढ़ी औरतों के द्वारा, ठीक है। डिज़ाइन, जिसको बोला जाता है तिप्पी, हमें याद रखने की ये भी ज़रूरत नहीं है कि क्या बोला जाता है, बट मैंने मार्क कर दिया बिकॉज इट इज़ अ नेम। ये पूछा जा सकता है कि तिप्पी क्या चीज़ है या किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। डिज़ाइन, ये डिज़ाइन से रिलेटेड है। यापिंग हल्लो, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? नोज़ प्लग्स, जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इनकी नोज़ पे जो ये वाला एंड देन ये वाला है, इनसे रिलेटेड ये है ये, ठीक है, नोज़ प्लग्स। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट की वीडियोस में कवर करेंगे।